बच्चों, हमने पहले अच संधियाँ पढ़ी हैं जिन्हें हम स्वर संधियाँ कहते हैं। स्वर संधियों के आप सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज हम हल संधि यानी व्यंजन संधियाँ शुरू कर रहे हैं। इसका नाम हल क्यों है? आपने जो पहले वर्ण विचार पढ़ा था उसमें, उसके बाद मैंने आपको माहेश्वर सूत्र भी पढ़ाए थे। माहेश्वर सूत्रों में जो ऊपर वाले 4 सूत्र हैं उनको छोड़ करके, यानी अ ई उण ए ओंग ऐ औच है ए औच रील ऋक, ये वाले 4 जो स्वर वाले जो सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र, उनको छोड़कर उसके आगे है वरट से लेकर और अंतिम जो हल सूत्र है, उन सारे हल में जो वर्ण आते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। इसलिए व्यंजनों के मध्य होने वाली जो संधि है वो व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि 2 व्यंजनों के मध्य भी हो सकती है और व्यंजन और स्वर के बीच भी हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हल संधि। हल है वरट से लेकर हल तक के जो वर्ण हैं वो व्यंजन है। अब इसका उदाहरण देखिए आप, जैसे सत धन आचार। अब ये क्या बन जाएगा हमारा? सदाचार। अब यहाँ पर त और आ मिलकर सताचार होना चाहिए, लेकिन यहाँ जस्व विधान होने के कारण त थ द, यानी ये जो त वर्ण था इसका त व्यंजन का द व्यंजन बन गया, अर्थात तृतीय वर्ण बन गया। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो गई? जस्व व्यंजन संधि। यानी जस्व किसका प्रकार है? व्यंजन संधि का। तो इस तरह से कुछ व्यंजन संधियों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे व्यंजन संधियों के नाम मैंने लिखे हैं श्चुत्व संधि, श्टुत्व, जश्त्व, चर्त्व, छत्व। अनुस्वार, अनुस्वार को मो अनुस्वार भी कहा जाता है, जहाँ म का अनुस्वार हो जाता है। और अनुनासिक संधि एक लिखी है मैंने। अनुनासिक के भी 2 प्रकार होते हैं, अनुनासिक पूर्व सवर्ण और अनुनासिक पर सवर्ण। पर सवर्ण अर्थात बाद वाले का सवर्ण हो जाता है, और पूर्व सवर्ण का मतलब है जो पहले वाला व्यंजन है उसी का सवर्ण। सवर्ण मतलब सेम उसी का सिमिलर वर्ण बन जाता है। तो इस तरह ये कुछ संधियों के नाम आपको दिए हैं मैंने। और आज अपन शुरू करते हैं। पहला जो हमारा हल संधि का टाइप है उसको आज हम डिस्क्राइब करते हैं, श्चुत्व संधि। श्चुत्व संधि देखिए नाम से ही पता चल रहा है, श और च ये 2 वर्ण यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन दो के यानी त वर्ण जो है उसकी जगह इन 2 का आगमन हो जाता है। इसको देखिए बहुत साधारण तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। छोटे बच्चे उस सूत्र झय, झल, झयो इस तरीके से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनके लिए मैंने सीधे सिर्फ सूत्र लिखा है यहाँ पर। सूत्र इसका क्या होता है हमारा? स्तो, चुना, चु, अर्थात स्तो में हमारे स और त थ द ध न, यानी त वर्ग पूरा आ गया, और स में स ये वाला जो होता है आधा स सपेरे वाला वो आ गया। चुना यानी इसकी जगह है चुना हो जाता है, यानी स की जगह पर श हो जाता है। और त वर्ग जो है त थ द ध न, यहाँ मैंने इसको सूत्र को ही डिस्क्राइब करके लिखा है, अर्थात स हो, त हो, त थ द ध न, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो उसके स्थान पर हमें स का क्या बनाना होता है? श। ये भी आधे बनेंगे, सारे आधे आधे ही रहते हैं, तो इनके आगे हमें हलंत लगाना ही है। त का च, थ का छ, द का ज और ध का झ, न का य, इस तरह से ये रूप बन जाता है। इसे देखिए हम इस तरीके से भी समीकरण 2 ले सकते हैं। 2 समीकरणों के अनुसार इसे हम हल कर सकते हैं। जैसे स और त वर्ग है प्लस, तो अगर श है या च वर्ग है, कुछ भी है तो वो यही वर्ग बन जाएगा। इसी तरह से श और च वर्ग है, अगर उल्टा है यानी पूर्व में अगर स त आता है और बाद में श च हो जाता है, या पहले हमारा श च वर्ग आ जाता है और बाद में स त वर्ग है, तो वही वर्ण बनेगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए आप, सत धन चित लिखा हुआ है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बनेगा सत का त थ द, पहले तो जश्व आदेश होगा, जश्व होकर के ये त का द बनेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं द जो है, द किस में चेंज होता है? ज में। तो इस तरह से ये सत धन चित पहला स्टेप तो ये हो जाएगा ऐसा का ऐसा। उसके बाद में जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा द का क्या बनेगा? ज। लेकिन यहाँ पर हमारे सद है, सत धन चित है, यहाँ पर हमारे च वर्ग आ रहा है, तो इसी का सिमिलर वर्ड यानी च त का जगह पर हमारे क्या लगाना है हमको? सत चित। तो यानी इस तरह से ये 2 च होकर के सच्चित रूप बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए विसर्ग लगाकर मैंने आपको बताया है, विसर्ग को आधा स भी पढ़ा जाता है। रामः धन चिनोति, तो ये बनेगा रामस
पहले ये स आधा हो जाएगा, फिर चुनौती। तो इस आधे स को हम किस में बदल देंगे, स जो है वो किस में बदल जाएगा, श में। तो क्या बन जाएगा ये, रामश चिनोती। इस तरीके से ये संधि कार्य होगा। जैसे यहाँ रामस धन शेते है तो श पहले, ये स जो है वो श में ही बदलेगा, तो इसी के समान यहाँ पर श आ जाएगा, रामश शेते। इस प्रकार से ये रामश शेते रूप बना। दुष्चरित्र तो क्या बन जाएगा हमारा, दुष, ये श वो वाला बन जाएगा, शलगम वाला, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। ऐसे ही सद धन जनः है तो द जो है वो तृतीय वर्ण है, जय में बदलेगा, इसलिए ये द जो है ये जय में बदल जाएगा और ये डबल जय हो जाएगा, सज्जनः। ऐसे ही सतधन जनः, देखिए इसको आप इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, सदधन जनः भी लिखा हुआ आ सकता है और सतधन जनः भी आ सकता है लिखा हुआ। तो तय को भी आपको जय में ही क्यों बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जय आ रहा है। तो जय जो है वो तृतीय वर्ण है, यानी पहले ये ऐसे बनेगा और इसमें चेंज करेंगे उसको। जैसे पहले इसको हम क्या बना लेंगे, सद, अगर ऐसे लिखा हुआ आता है तो आपको पहले ऐसे बनाना है, यानी पहले इसका जश्व विधान करेंगे, तृतीय वर्ण ले जाएंगे, त थ द का तृतीय वर्ण बन जाएगा। और तृतीय वर्ण बनने के बाद, यानी पहले इसको अगर ऐसे दिया हुआ है तो पहले हमें इस रूप में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सज्जन लिखना है, और अगर ऐसे ही दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप सज्जन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने इष्टुत्व संधि पढ़ी है। इसका सूत्र इसके नाम पर ही डिपेंड है, तो इसे आप याद करिएगा। ये जो सूत्र है इसका, ये याद कर लीजिएगा तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी से आपको याद आ जाएगा कि स तथा द ध न किस में चेंज हो जाएगा, श च छ ज झ इय में। इस तरह ये खत्म होती है।